नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, आर्मामेंट निगम लिमिटेड ने अब हाइब्रिड मेन बैटल टैंक की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो कि T-72 के चैसिस पर आधारित है और इसका जो टरट और वेपन सिस्टम है वो T-90 का है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है जिस तरीके से रशियन T-72 यूक्रेन के युद्ध में इन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और ये फैसला इसी वजह से भी लिया गया है क्योंकि दोस्तों खुद रशिया भी इस बात को लेकर परेशान हो चुका है। उसके T-72 टैंक यहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाए। ऐसे में रशिया खुद भी इन्हें अपग्रेड कर रहा है। दरअसल रशिया अब अपने इन T-72 टैंकों में अतिरिक्त हथियारों को जोड़ रहा है, साथ ही इनकी मैन्युअबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है और इनकी फायर पावर और लेवल ऑफ सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहा है। और यही सब भारत भी कर रहा है और ये जरूरी है समय को देखते हुए, और ये काफी घातक हो रहे हैं टैंकों के खिलाफ, इसीलिए ये अपग्रेडेशन बेहद जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो ने घोषणा की है कि वो अब एक हेल यूएवी को तैयार कर रहा है जिसका इंड्योरेंस टाइम 72 घंटे का होगा और ये 3 दिनों तक हवा में रहेगा। साथ ही साथ लार्सन एंड टुब्रो अपने वर्तमान के रोटरी विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी को भी तैयार कर रहा है, जो कि एक एडवांस वर्जन होगा और इसकी 140 किलोमीटर की बेहतर रेंज होगी। साथ ही इसका इंड्योरेंस टाइम 6 घंटे का होगा और ये 2024 तक तैयार हो जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत वो अब भारत को ऑफर कर रहा है कि दोनों ही देश मिलकर संयुक्त रूप से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को तैयार करेंगे जिनका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए होगा इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में। और जल्दी इस पर बातचीत हो सकती है कि किस तरीके का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाया जाना है। हालांकि दोस्तों, भारत जापान से तैगई क्लास के सबमरीन्स को भी चाहता है और जापान ने भारत को अब अपने कई मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स का भी ऑफर किया है ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते को बढ़ाया जा सके और चीन के खिलाफ एक प्रभावी रूप से काउंटर मेजर्स तैयार किए जा सके। दोस्तों, भारतीय सेना अब 300 टैक्टिकल लोड हॉलर्स को लेने जा रही है जो कि रेगिस्तान, पहाड़ और डर्ट ट्रैक के साथ साथ अनइवन लैंड पर भी चलने में सक्षम होने चाहिए। कहा जा रहा है कि 4 व्हील्ड टैक्टिकल लोड हॉलर्स 42 किलोग्राम यानी कि 42 किलोग्राम से ज्यादा वजन का नहीं होना चाहिए और ये बैटरी और हाइब्रिड इंजन से पावर्ड होने चाहिए। इसके अलावा ये कम से कम 80 किलोग्राम के लोड कैपेसिटी के साथ होने चाहिए और कहा जा रहा है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्लेन एरिया में 80 किलोग्राम लोड क्षमता उठाने में सक्षम होने चाहिए और हाई एल्टीट्यूड पर 60 किलोग्राम का। इनका जो मिनिमम परफॉर्मेंस रेंज है वो 20 किलोमीटर की होनी चाहिए और 8 घंटे का एंड्योरेंस होना चाहिए। और ये जो इक्विपमेंट्स है उनकी जो स्पीड है वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए और इसका एक सूटेबल ब्रेकिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और इन इक्विपमेंट्स की जो सर्विस लाइफ है जो कि बैटरी के साथ है वो कम से कम 5 सालों की होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर 31 दिसंबर को 2 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की लेइंग करना शुरू करेगा जो कि 16 यानी कि 16 इसी तरीके के वेसल प्रोग्राम के तहत है जिसे कि भारतीय नौसेना के लिए गार्डन शिप बिल्डर्स और कोचिन शिपयार्ड बनाएंगे। और इनका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वारफेयर ड्यूटी के साथ साथ सब सरफेस सर्विलांस, माइन लेइंग ऑपरेशंस और दुश्मनों के एयरक्राफ्ट के प्रति प्रतिरक्षा और सर्च एंड रेस्क्यू में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू के सिद्रा इलाके में 4 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवादी ट्रक से कश्मीर की ओर जा रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्लान 26 जनवरी या उसके आसपास किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का रहा हो। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस ट्रक को पकड़ा गया है उसमें भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि सिद्रा इलाके में ट्रक की संदिग्ध मूवमेंट हो रही थी। पुलिस ने बाईपास रोड पर इस ट्रक को रोका और ड्राइवर से पूछताछ की तो वो भाग गया। इस दौरान ट्रक में बैठे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और सेना ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें कि 4 आतंकी मारे गए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 252 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स को खरीदने जा रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आपको बता दें कि इसे फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा और इन वाहनों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो नो कॉस्ट और नो कमिटमेंट के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि ये जो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स होंगे ये मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट और एयर डिफेंस रेजिमेंट के लिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल नॉर्दर्न बॉर्डर पर किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किया जा रहा है। बता दें कि सूर्य किरण 2022 नेपाल में चल रहा है और ये संयुक्त अभ्यास है। इस दौरान भारतीय सेना और नेपाली सेना के सैनिकों ने 48 घंटों के भीषण प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद रोधी अभ्यासों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से श्री भवानी बख्श बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5 GR के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में रॉ से लेकर आईबी चीफ मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेह लद्दाख में सुरक्षा इंतजाम को लेकर एक बैठक आयोजित करने वाले हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब आज सुबह सुरक्षा बलों ने ट्रक में हथियारों से लैस होकर आ रहे 4 आतंकियों को ढेर किया है। इस मीटिंग में दोस्तों सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, आईबी प्रमुख और रॉ प्रमुख के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत तुर्की को उसी की भाषा में जवाब भी दे रहा है। आपको मालूम है कि साइप्रस और तुर्की 2 दुश्मन हैं। ऐसे में जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ठीक भारत भी अब साइप्रस का सपोर्ट करने लग गया है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले हैं। वे साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ बातचीत करेंगे और इस दौरान साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ साइप्रस स्थित भारतीय डायस्पोरा के साथ भी वो बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको मालूम है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का भी दौरा किया था और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और यही नहीं दोस्तों, अब ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का समझौता भी हुआ है। सऊदी अरब ने शी जिनपिंग के साथ जो बैठक की थी उस दौरान खाड़ी के कई देशों को भी बुलाया गया था। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सीपैक में बड़ा निवेश कर सकता है और सीपैक दोस्तों पीओके से होकर गुजरता है और भारत इसका कड़ा विरोध करता है। यही नहीं दोस्तों, कुछ खबरें ये भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरी भी लगाने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरीके की अस्थिरता है उसे देखते हुए सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया। एक बात और है यहाँ पर दोस्तों, चाइना ने अब तक सऊदी अरब को कई हथियार दिए हैं। हाल के वर्षों में अगर आप देख लेंगे तो चीन ने सऊदी अरब में अपने निवेश को बढ़ा दिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है दोस्तों। यही नहीं, चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। चीन ने सऊदी अरब को कई तरीके के घातक हथियारों की सप्लाई की है ताकि मोहम्मद बिन सलमान ईरानी हमलों के खतरों से निपट सके। इससे साफ है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान और चीन दोनों के करीब आ रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों नेपाल में पुष्पकमल दहल प्रचंड जैसे प्रधानमंत्री बने उसके तुरंत बाद चीन एक्टिव हो गया है और चीन भी अब इस हिमालयी राष्ट्र से नजदीकी बढ़ाने लगा है। प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के ठीक एक दिन के बाद नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की फिजिबिलिटी अध्ययन करने के लिए चाइना की विशेषज्ञों की टीम काठमांडू पहुंची है और चीन के करीबी माने जाते प्रचंड। दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी 2022 में नेपाली संसद ने घरेलू राजनीतिक विरोध और चीन की आपत्तियों के बावजूद विवादित $500 मिलियन के अमेरिकी सहायता कार्यक्रम यानी कि मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी थी। इसके बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन दोस्तों अब बहुत कुछ होने जा रहा है और अगर चीन से रेल लाइन काठमांडू पहुंचती है तो ये एक और बड़ा खतरा भारत के लिए होगा। ऐसे में एक और मोर्चा चाइना खोल सकता है भविष्य में। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत के रॉकेट फोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत की रॉकेट फोर्स को लेकर अब चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं क्योंकि चाइना के पास जबरदस्त रॉकेट फोर्स है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की पूर्व प्रमुख जनरल मनोज नरवणे जी ने कहा है कि आने वाले समय में सैन्य संघर्ष बिल्कुल अलग तरीके के होंगे। कमांड और कंट्रोल पोस्ट जैसी सुविधाओं के साथ ही लॉजिस्टिक पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता, मिसाइल बेस और टैंक फॉर्मेशन भी अहम होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि रॉकेट और तोप को प्राथमिकता दी जाएगी। चाइना की रॉकेट फोर्स की अगर बात करें तो उनके बेड़े में करीबन 90 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं और इस रॉकेट फोर्स में करीबन सैनिकों की संख्या 1.5 लाख है। चीन की रॉकेट फोर्स हैदान जिले में किंघई में स्थित है। अब भारत की रॉकेट फोर्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि कम से कम 50 से 70 हजार सैनिकों की जरूरत होगी। साथ ही साथ 3 या 4 बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड्स देश के पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी होंगे। भारत को रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइलों की भी जरूरत है। अभी भारत के पास शौर्य और प्रहार जैसी मिसाइलें, जबकि ऐसी मिसाइलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। रॉकेट फोर्स के लिए चीन की तरह मिसाइल के जखीरे की सख्त जरूरत है और भारतीय सेना दोस्तों आने वाले समय में केवल एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगी। भारत ने हाल ही में कुछ दिनों पहले ही अग्नि 5 का भी टेस्ट किया। परले को भी पिछले साल दिसंबर में टेस्ट किया गया था, उसे अब शामिल भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है बन चुका है रॉकेट फोर्स बनाने का, तो आने वाले समय में वो भी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।